हेलो एवरीवन। मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में। मैं आप सभी को आज के सेशन की गाइडलाइंस बता देती हूँ। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हेवन्स। दे आर बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confidential. Trust each of us, we have the guidance we need within us and we rely on the power of silence to access it. इसी के साथ में आप सभी को जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप सब लोगों को ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, कैंसर एक्सपर्ट्स एंड कैंसर सर्वाइवर्स, कैंसर केयर गिवर्स और कई लोगों से जुड़ सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं सभी लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो मेजरली हिंदी में होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। तो आज की कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में हमारे साथ हैं दिनेश जी, जो कि कोलोरेक्टल कैंसर सर्वाइवर हैं। मैं आप सभी को उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Dinesh ji was diagnosed with stage 3 colorectal cancer after experiencing severe pain and a misdiagnosis. He underwent surgery, chemotherapy, and radiation therapy and faced many side effects but eventually found strength and learned the importance of patience. Dinesh ji's message to cancer patients is to stay positive, seek the best treatment, and share their experiences with others to inspire them. His journey shows the power of determination and family support in overcoming cancer. एंड दिनेश जी अपनी जर्नी के बारे में हमसे अपनी पूरे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे एंड वो और पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो पॉजिटिव रहें और ऐसे जब जब भी ऐसा कोई चैलेंजिंग टाइम आए तो उसमें पेशेंस रखें एंड काम रहें। सो सच अ नाइस मैसेज दिनेश जी एंड वेलकम टू आवर कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स। कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। तो मेरी जर्नी मतलब स्टार्टिंग में जब ये डिडक्शन हुआ उससे पहले 1 साल तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा है। लाइक द मोस्ट पेनफुल थिंग इज़ कोई डॉक्टर ही नहीं बता पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज़ कोई बोलता है पाइल्स, कुछ और एंड एट द यंग एज कोई नहीं समझा पा रहा था कि एक्चुअल में मुझे भी हो सकता है। एंड आज से 6-5 साल पहले लाइक 26 इयर्स इज़ मतलब किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था एंड मेरी सिटी में तो स्पेशली एंड स्पेशली इंडिया में कोई भी बाहर नहीं है, तो इसकी वजह से किसी को भी पता नहीं था। बट जब डायग्नोज़ हुआ तभी भी इतना शॉक हो गए क्योंकि कैसे आफ्टर लाइफ होगी, क्या होगा, कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर्स भी नहीं होते थे, जो बता सके कि लाइक आपको ये कैंसर है तो इसका ये ट्रीटमेंट होता है, वन बाय स्टेप ये। बट लकीली मुझे बॉम्बे के डॉक्टर्स मिले थे। उन्होंने मेरा कंप्लीटली पहले ब्रेन वॉश ही किया था, बैठा के पूरा का पूरा डिटेल में समझाया था कि क्या कैसे प्रोसीजर होने वाला है और आगे कैसे जाने वाले हैं। एंड स्पेशली जब उन्होंने एक्सप्लेन किया था, नॉट जस्ट कि बैठा के बात की हो, बट उसके बाद थ्रू आउट ऑल द ट्रीटमेंट मतलब जब तक रेडिएशन, कीमोथेरेपी, वो ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन है, फिर भी मेरा जो कीमोथेरेपी चल रहा था, रेडिएशन चल रहा था, अभी भी मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल्स पे कभी भी अगर मुझे प्रॉब्लम होती है या कुछ भी पूछना होता था, डायरेक्टली उनसे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ लेता था। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है डॉक्टर्स का एक पार्ट होना कि वो पहले बता दे पेशेंट को, ना कि फैमिली को। ज़्यादातर क्या होता है कि कैंसर अगर किसी को डिटेक्ट हुआ एंड देन उसके बाद वो फैमिली को बोलते हैं और पेशेंट को बाहर बिठा दें। और वो देखा जाए तो एक तरह से सही भी है बट एक तरह से बहुत गलत है, बिकॉज़ पेशेंट अंधेरे में रहेगा और फैमिली कियोस्क अलग से करेगी। तो इससे अच्छा अगर आप पेशेंट को ही बता दो पूरी की पूरी डिटेल्स क्या है, क्या नहीं है, वो फ्री हो जाएगा, उसको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ केसेस में होता है कि नहीं बताना चाहिए बट ज़्यादातर मेजॉरिटी जब नहीं बताते तभी कियोस्क पैदा होता है। सो थ्रू आउट ये जब मेरा हो गया था, लाइक डॉक्टर्स ने बता दिया था कि लाइक मुझे कैंसर है एंड उसके बाद ट्रीटमेंट चालू हुई थी। अब ट्रीटमेंट के बाद भी दिक्कत ये आने लगी कि मेरे घर से 15-20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, जहाँ पे रेडिएशन के लिए मुझे जाना पड़ता है एंड वहाँ से मुझे जाके रोज़ ट्रीटमेंट करवा के आना पड़ेगा, रोज़ ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी, डेली कुछ भी हो। एंड तब के टाइम पे हमारे पास कोई व्हीकल्स भी नहीं थे, सिर्फ टू व्हीलर्स था। तो मैं और मेरे डैड जाते थे और लकीली वहाँ पे भी जो रेडिएशन डॉक्टर्स थे वो भी अच्छे थे। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था, कभी-कभी इमरजेंसी भी पड़ जाती थी तो भी सपोर्ट किया उन्होंने।
अब जैसे ही रेडिएशन खत्म होते ही नॉर्मली क्या होता है, ये कोलोरेक्टल कैंसर में ऐसा होता है, या आईबीडीज या जो भी स्टमक डिसीजेज है, उसमें बॉडी बहुत वेट लॉस करती है, और ट्रीटमेंट में तो स्पेशली। और ये मैंने इंडिया में भी देखा हुआ है, बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं जिसमें क्या होता है, बॉडी हमारी प्रिपेयर नहीं होती सर्जरी के लिए। मेरे डॉक्टर ने मुझे कम से कम 1.5 मंथ, अराउंड 2 मंथ्स तक ब्रेक बोला था कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, यू हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम आफ्टर द रेडिएशन, एंड वंस योर बॉडी इज रिकवर देन यू कैन ओनली कम। अब नॉर्मली मैंने देखा था कि जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया था, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनकी ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट, लाइक विद इन 15 to 20 डेज में ही सर्जरी की गई थी, फॉर वॉट एवर रीजन, उनका कॉन्सेप्ट अलग होगा। अब उसके बाद उनकी हालत और खराब हो गई, क्योंकि बॉडी भी प्रिपेयर होनी चाहिए। तो मैंने अपनी बॉडी को प्रिपेयर किया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जब सर्जरी के लिए गया था, तब डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोली थी कि लाइक आपको परमानेंट चाहिए या टेम्पररी। उन्होंने ऐसे ही मजाक में बोला था, बिकॉज मैंने उनसे रिलेशन ऐसे बिल्डअप किया हुआ है। एंड देन मैंने उनको एक ही बात बोली थी, डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट जस्ट गिव मी अ पेन फ्री लाइफ, दैट ये पेन नहीं जमता, वो बस इससे आज़ादी चाहिए। एंड उन्होंने फिर सीरियस में बताया था कि आपकी ट्यूमर श्रिंक उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा चांसेस हो सकते हैं, बट मैंने बोला जो भी हो चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है, बट आई जस्ट वांट अ पेन फ्री लाइफ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठा आईसीयू में, तब पता चला, उन्होंने बताया कि ये परमानेंट है। और इसमें भी मुझे जब पता चला, जब मैं आईसीयू से निकला था, तो मुझे डैड ने बताया था, वहाँ पे डॉक्टर्स ने वो जो कैंसर का पार्ट होता है, ऑपरेशन जैसे ही हो गई, उसके बाद मेरे डैड को बुला के वो पार्ट बताया गया कि वो एक्चुअल में इसकी बॉडी में कितना बढ़ चुका था और वो कितना एग्रेसिव होने वाला था। और वो पूरा का पूरा पार्ट बताया था कि नॉर्मल कैसे ट्यूमर होता है और ये इसका कैसे है। तो ये सारी नॉलेज, डॉक्टर्स की अवेयरनेस, मतलब ट्रांसपेरेंसी जो बनी रही थी, इसमें मुझे बहुत हेल्प मिली। ये मुझे जर्नी में आगे बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया कि हाँ यार, ये चीज़ें थी, निकल गई, अब नहीं है। अब हमने मैं रहता गुजरात में, सूरत में हूँ, और सर्जरी कराई थी बॉम्बे में। अब वहां से डिस्चार्ज हुए, अब मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता, दैट नोबडी नोज, लाइक वो लोग बॉम्बे बहुत कम टाइम गए हुए, बहुत रेयरली। तो वहां से प्लेटफॉर्म चेंज करना, वो सारी चीजें, लाइक और अभी जस्ट सर्जरी हुई थी मेरी, लाइक डिस्चार्ज ही हुआ था। इट वाज अ मेजर सर्जरी। जैसे ही आया घर पे, तो पता चला, लाइक मुझे फिर से जो रिपोर्ट आई है ऑन्कोलॉजिस्ट की, वो बायोप्सी की, जो पार्ट्स की, एंड उसमें ये पता चला दैट वो कैंसर के पार्ट्स अभी एग्रेसिवली इतने नहीं है, बट वो हो सकते हैं, बिकॉज मैं यंग एज हूँ, एंड डॉक्टर ने बोला कि लाइक तुझे कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल वी डोंट वांट टू टेक अ रिस्क बिकॉज यू आर सो मच यंग राइट नाउ। तो उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी धीरे धीरे चालू हुई, एंड कीमोथेरेपी के लिए भी मुझे यहाँ से वहाँ तक लाइक रोज अप एंड डाउन करना पड़ता था। एंड हमने कुछ अराउंड 6 सेशंस थे, 21 डेज के कम्प्लीटली। एंड उसके बाद बहुत सारी इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स जो आते हैं, उसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई। बट वो कहते हैं ना, जैसे लाइक अगर किसी माँ के बेटे को लाइक कुछ भी होगा, तो वो न्यूट्रिशनस बन जाती है ऑटोमेटिकली। मेरे मॉम डैड भी लाइक कम्प्लीटली न्यूट्रिशनस बन गए थे मेरे लिए। एंड वो बहुत ही आई एम ब्लेस्ड के ऐसे पेरेंट्स हैं, बिकॉज वो बहुत जितना पॉजिटिव है, उसी से ही मेरा पूरा रिकवरी हुआ था ज़्यादा से ज़्यादा। एंड धीरे 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 मेरी रिकवरी होने लगी। अब लिविंग विद अ बैग, इट्स एन अनदर लाइफस्टाइल, जो मुझे खुद एक एक्सेप्ट करना था, जो मुझे टाइम लगा। अब नॉर्मली क्या होता है, जब ऑस्टमी बैग लगती है, तो उसके बाद बैग खुद चेंज करनी पड़ती है। अब जब पेशेंट खुद डिस्चार्ज हुआ, तो वो खुद चेंज नहीं कर सकता, सो डॉक्टर क्या करते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को सिखा देते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा इनिशियली, या तो अगर ये नहीं कर सके तो आप कर देना। तो मेरे डैड को सिखाया गया था। अब एक बार केस ऐसा हुआ था, 3-4 बार मेरे डैड ने चेंज की थी, बट चौथी बार ऐसा हुआ, उनको कहीं जाना पड़ा था इमरजेंसी में फॉर वॉक के लिए। एंड मुझे यहाँ पे स्टूल बहुत, आउटपुट बहुत ज़्यादा आने लगा। एंड उसके बाद मुझे वही कंट्रोल करने के लिए मुझे कोई वे ही नहीं दिख रहा था। मैंने अपने डैड को फ़ोन किया, वो इमरजेंसी में आ गए थे, बट वो एक शॉक मुझे लगा कि लाइक कब तक मैं अपने डैड पे डिपेंडेंट रहूंगा इस चीज़ के लिए, लाइक क्योंकि कल ना उठ के कुछ भी हुआ, मुझे करना ही है। एंड जस्ट विद इन 4 to 5 डेज बैक चेंज के बारे में, दिन के बारे में मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं ही चेंज करूंगा।
एंड लकीली मैंने एक बार जब चेंज की थी, मुझे कम से कम 2 घंटे लगे थे लाइक क्लीनिंग करने में, सारी चीज़ें। एंड आज की डेट में मुझे हार्डली 15 मिनट लगते हैं, और वो भी मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी चेंज किया हुआ है, ट्रेन में भी चेंज किया हुआ है। मैं अपना इक्विपमेंट, सामान जो भी ज़रूरत होती है वो लेके जाता हूँ। अगर कहीं इमरजेंसी में भी खाली करना पड़े, तब मुझे पता है कि उसको क्या करना है, कितना होल्डिंग में मैं कैपेसिटी में रह सकता हूँ और कितना उसको लंबा लेके जा सकता हूँ। तो ये सारे इंसिडेंट्स जो हुए, जैसे वो खुद को खड़ा करना, लाइक कि बैग चेंज करनी है तो खुद के ऊपर डिपेंड रहना है, किसी और के ऊपर नहीं, फटाफट करना है सारी चीज़ें। दैट मेक्स अनदर थिंग कि मेरी लाइफ में कि हाँ, ये एक मेरी बॉडी का पार्ट है, उसको बस साफ करना है और हर बार चेंज करनी है, इस तरह से। सो उसके बाद कीमोथेरेपी के जो सेशंस हुए थे, अब वो सेशंस ऐसे हैं कि लाइक बता नहीं सकता, लाइक वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता, बट इट्स आई एम ब्लेस्ड कि मुझ मेरे पास लाइक एक एंटरटेनमेंट फैमिली है पूरी, जो मुझे हमेशा एक अलग ही माइंडसेट देते हैं। तो उसी वजह से शायद इतने जो इफ़ेक्ट्स होने थे वो मुझे अफ़ेक्ट नहीं हुए। बट जैसे एंगरनेस है, या फिर कभी-कभी भूख नहीं लगना, फिर लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो जाना, या गले में जलन, या हाथ जो मेरे थे वो पूरे सूज गए थे, पूरे के पूरे। लाइक उनको नसें ही नहीं मिल रही थी। उन्होंने दोनों हाथ ट्राई किए, फिर मुझे नेक में दिया था एक बार। एंड उसके बाद ये जो पीरियड था लाइक अराउंड 7 टू 8 मंथ्स का, बहुत टफ था। बट आई विल से कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास फैमिली सपोर्ट है इतना, एंड फ्रेंड्स का एंड फैमिली का। बस उसकी वजह से ही धीरे-धीरे निकल पाया। एंड उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट खत्म हो गई तो लाइफ लाइक आधी-अधूरी, मतलब बस ये जंग हो गई तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। एक कहावत है लाइक, जस्ट बिकॉज़ लाइक कैंसर से बाहर आए हो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब कुछ नहीं आएगा। और भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, लाइक वर्क, प्रोफेशनल्स एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद धीरे-धीरे क्राइसिस थे वो भी सॉर्ट आउट किए। एंड आज की डेट में बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली। एंड हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब ये ट्रीटमेंट चलती है कैंसर की, मुझे याद है आज भी, जब डॉक्टर्स ने जब स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था किसी को भी कि इसको क्या है, कैसे है, तब जब एक डॉक्टर को पता चला था, जब बॉम्बे के डॉक्टर्स ने कि कोलोरेक्टल कैंसर है, और उन्होंने बोला था कि एक ये रिपोर्ट कराओ, उसके बाद हम आपको बताएँगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे जाना है। क्योंकि उससे पहले तो मुझे पूरा मिसडायग्नोज़, मतलब पूरी मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, जो एक्चुअल नहीं थी। कोई बोल रहा था कि 2 ऑपरेशंस होंगी, कोई बोल रहा था 3 होगी, कोई बोल रहा था सर डायरेक्ट कीमोथेरेपी होगी। तो जब उन्होंने एक रिपोर्ट बोली थी कोलोनोस्कोपी, और यहाँ पे एक डॉक्टर है राजीव मेहता, उनका नाम मेंशन करूँ, उन्होंने मुझे डायरेक्टली ओपनली मुँह पे बोला था कि फॉरगेट अबाउट द 2017, फोकस ऑन 2018, क्योंकि पूरा साल जो मैं करना चाहता हूँ वो शायद नहीं कर पाऊँगा, बट अपने आप पे फ़ोकस करो, वो बेटर है। 2018 की प्रिपरेशन करो कि 2018 में करना क्या है, क्योंकि ये पूरा साल ट्रीटमेंट चलेगा ही चलेगा। एंड उन्होंने जब ये बात बोली वो पूरे ट्रांसपेरेंट थे कि क्यों पूरा साल ट्रीटमेंट चलेगा और कैसे आगे होगा सब कुछ, ऐसा। उन्होंने मुझे मेजरली बोला था कि ये रिकरेंस के भी चांसेस होते हैं, तो इसमें आपको एटलीस्ट 1 साल तक तो ये ट्रीटमेंट चलना ही पड़ेगा एटलीस्ट। तो वहाँ से मुझे पता चल गया, मेरा माइंडसेट हो गया था कि मुझे अभी खुद पे ही ध्यान देना है। तो जैसे जैसे रेडिएशन चल रहा था, कीमोथेरेपी चल रहा था, या फिर ये सर्जरी हुई थी, हॉस्पिटल में था, जो वीडियोज़ होते हैं या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स होती है। मैं ये ढूँढने लग रहा था कि कैंसर कैसे हील हुआ था, लोगों की स्टोरीज़ जानी थी इंटरनेट पे, जो स्टोमा के साथ रहते हैं। अब इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इंटरनेट पे आपको दिखेंगे, शायद मैं आ जाऊँगा सर्च किया होगा तो। बट वेस्टर्न्स कंट्रीज़ में बहुत सारे हैं जिनको बैग लगी हुई है और वो बहुत आराम से नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं, कोई भी इश्यू नहीं। सो वहाँ से मुझे पता चला था कि हाँ यार, कुछ भी नहीं है, दिस इज़ नथिंग। वहाँ से धीरे-धीरे एक माइंडसेट में एक गाइडेंस आ गई थी कि हाँ, लाइफ़ ईज़ी है, लाइक कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक बैग ही है और कुछ भी नहीं है। सो ये है पूरी मेरी कैंसर की जर्नी, लाइक स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एंड हाँ, तो इट्स जस्ट आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव द ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट पेरेंट्स। उनकी सपोर्ट की वजह से सब कुछ कर पाया था। राइट दिनेश जी, राइट। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने अपने पूरी जर्नी शेयर करी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, एंड जो चीज़ें आपने बताई वो इतना
मतलब सबसे ज़्यादा इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, जो भी लोग हमारे इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं, मतलब उनको बोलते हैं केयर गिवर्स, पर वो इतना ज़्यादा हमारे उसमें इन्वॉल्व होता है, हमारी जर्नी में इन्वॉल्व होता है, हमारी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब फैमिली के सपोर्ट के साथ तो काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन से भी लोग मतलब बाहर आ जाते हैं, इतना राइट। इम्पैक्टफुल होता है। सो आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई इस बारे में कि आपको कैसे हेल्प मिली। एंड इनफैक्ट मैं जानना चाहती थी कि लाइक आपने कोई लाइफस्टाइल चेंजेस भी करे, लाइक आप बता रही थी कि आपने थोड़ा डाइट वगैरह में चेंज किया यस, था। यस, यस। जैसे ही मेरा कीमोथेरेपी रेडिएशन ट्रीटमेंट खत्म हुआ था, उसके बाद मैंने बहुत स्टडीज करना चालू किया था कि लाइक मुझे जैसे वेट लॉस करना था, क्योंकि मेरा वेट इंक्रीज हो गया था। तो मैंने न्यूट्रिशंस ट्राई की थी, कीटो डाइट्स, फिर जैसे इंटीमेट डाइट्स, वो सब डाइट्स चालू की थी, और मैंने वेट भी और जिम भी चालू कर दिया था लकीली कोविड से पहले। पूरा 2019 वाज़ लाइक माय द बेस्ट ईयर, क्योंकि मैंने कोविड से पहले बॉडी भी बना ली थी बहुत अच्छे से। एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मुझे डिस्कवर भी हुई थी कि जैसे इवन कैंसर खत्म होने के बाद भी, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे आई डोंट नो, ये बोल सकते हैं कीमो का साइड इफेक्ट्स है वगैरह, जो लॉन्ग टाइम तक रहता है। मुझे हमेशा माइग्रेन या हेडेक होता ही था। बट जैसे मैंने न्यूट्रिशन चेंजेस चालू किए थे, धीरे-धीरे वो कम हो गए और ना के बराबर हो गए थे। और उसके बाद मैंने बॉडी भी, जो लोग बोलते हैं कि लाइक बैक के साथ आप जिम नहीं, कहीं नहीं जा सकते, बट मैंने लिटरली ऑलमोस्ट बॉडी बिल्डिंग, मतलब सब कुछ, वेट लिफ्टिंग, लाइक होता है, कहते हैं ना, बेंच प्रेस वगैरह, डंबल्स मारना, वो सब कुछ किया है। एंड अच्छी खासी बॉडी बना ली थी, एंड अभी वो फिर से रीगेन करना स्टार्ट कर दूंगा। राइट, राइट, दैट्स सो ग्रेट दैट कई लोग होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं इस बात में, बट आप सबको इतना इंस्पिरेशन दे रहे हो कि इट्स लाइक अ नॉर्मल लाइफस्टाइल, जो आपने अभी पहले बोला भी कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। एंड काफी इंपॉर्टेंट है जो बताया आपने कि आपको माइग्रेन पहले ज्यादा होता था, बट डाइट चेंजेस से, डाइट तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो छोटे साइड इफेक्ट से लेके बड़ी बड़ी चीजों में भी काफी हेल्पफुल होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइट एंड फिजिकल फिटनेस आप बिल्कुल अच्छे से रखें, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। राइट। सो ऑल्सो एक चीज ऐसा होता है, लाइक कई पेशेंट्स बोलते हैं दैट वी विल ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, बट अक्सर जर्नी के दौरान से कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत स्ट्रेस होता है, तो आपकी जर्नी में ऐसा टाइम यस। आया? एंड अगर आया तो आपने कैसे मैनेज किया अपना वेलबींग, इमोशनल वेलबींग? हाँ, ये डेफ़िनेटली सच है कि अगर कोई बोले कि उसको कैंसर हुआ है एंड डिटेक्ट हुआ है, एंड उसको जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई बॉडी का पार्ट, ऑर्गन खराब हो गया, वो निकालना था या ऐसा कुछ हो रहा है, एंड वो बोल रहा है कि मैं पॉज़िटिव हूँ, ये तो नॉर्मल है, वो झूठ बोल रहा है। या तो वो अपने आप से बोल रहा है, या तो सामने वाले से बोल रहा है। मैं भी अगर ये बोल रहा हूँ, तो मैं भी, एक टाइम मेरा भी आया था, जहाँ पे मुझे बोलना पड़ रहा था, अपने आप को समझाना पड़ रहा था कि दैट्स ओके, पॉज़िटिव, बट इनसाइड हम जानते हैं कि क्या हो रहा है बॉडी में। बट एट द सेम टाइम, तब जब मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने 2 चीज़ें ही देखी कि प्लस और पॉज़िटिव सारी इक्वेशंस की थी, कि लाइक प्लस चीज़ें क्या हो सकती है मेरी लाइफ़ में, और माइनस सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, एंड इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैंने उस चीज़ पे फ़ोकस किया जो इम्पोर्टेंस है मेरे लिए, एंड जो मुझे एक्चुअल में चाहिए, जो जिसके लिए लाइक मैं ऑलवेज़ ड्रीम करता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मैं तब के टाइम पे राइटिंग्स करता था, या आर्टिकल राइटिंग्स, कोई भी घोस्ट राइटिंग वर्क करता था, या मूवीज़ देखता था सबसे ज़्यादा, तो मार्वल मूवीज़, जो सुपर हीरोज़ की फैन होती, बस मैं वो ही देखता था ज़्यादातर। तो वो जो था, वो मेरा पूरा माइंड, जो मैं सोचता था कि अंदर बॉडी में कुछ है, वो मेरा चेंज कर देता था। तो जैसे मैं बोल रहा था कि मैं पॉज़िटिव हूँ, वो ऑटोमैटिकली पॉज़िटिविटी आ रही थी अंदर ही। सपोज़ मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, या मॉम-डैड से बात कर रहा हूँ, या कुछ भी हो रहा हूँ। हाँ, एक टाइम पे ऐसा भी आया था कि जैसे रेडिएशन पे एंड कीमो पे, दोनों टाइम पे मुझे डॉक्टर्स ने मेडिसिन्स दी थी, जो स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब होती है कैंसर पेशेंट्स के लिए, जब हमें नींद नहीं आती। तो वो थॉट्स बंद करने की ऐसी कुछ मेडिसिन्स थी, जो बहुत ही लाइक प्रिकॉशंस लाइक डॉक्टर्स देते हैं, तभी हम वो मिलती है। तो वो मेडिसिन्स ली थी, वो भी असर नहीं कर रही थी। लाइक डबल डोज़ के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, बट लकीली, जैसे मेरे पेरेंट्स भजन गाते थे, या कभी-कभी कुछ मस्ती-मज़ाक कर देते, एंड ऑटोमैटिकली उसमें से ही मुझे नींद आती। तो ये जो जब हम बोलते हैं ना कि पॉज़िटिव, लाइक मैं पॉज़िटिव हूँ, इनसाइड बहुत चलता रहता है, बट हमें माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे, तो वो वहाँ पे ध्यान जाएगा ही नहीं। तो ये चीज़ है। तो यही केस में मैंने अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया था हमेशा, कुछ ना कुछ नया कुछ।
लाता ही रहता था। राइट, वेरी ट्रू। माइंड डाइवर्ट करने से काफी हेल्प मिलता है, जैसे राइट, आपने बताया मूवीज देखिए, या कोई भी आपकी फेवरेट हॉबी है, कोई भी आपको राइट, एक्टिविटी करनी है, सो पीपल शुड ट्राई दैट। उससे काफी हेल्प मिलती है एंड पॉजिटिविटी भी आती है। मतलब अगर ज्यादा टेंशन है तो इट डेफिनेटली रिलीव्स इट। एंड मेडिटेशन, योगा काफी हेल्पफुल है इन चीजों में। यस। राइट। सो दिनेश जी, मैं पूछना चाहती थी दैट आपकी पूरी जर्नी से क्या लर्निंग्स रही हैं जो आप बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? मैं सिर्फ सबसे बड़ी चीज यही बोलना चाहूंगा कि कुछ भी हो जाए, जितना हो सके अपने सराउंडिंग पॉजिटिव रखिए। और लाइक अगर आपको लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, या ब्रदर्स सिस्टर्स या डॉक्टर्स से, ओपनली बात कीजिए जो भी है। एंड जितना हो सके उस चीज पे फोकस कीजिए जिस चीज में करने में आपको मजा आता है, आपको एंटरटेन मिलता है। अपने माइंड को लाइक ये समझ लो कि एक ही लाइफ है, तो वो चीज पे फोकस करो जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, भले वो कितनी भी शॉर्ट हो, कोई भी कितना भी बोल दे। बस वो फोकस, अपना माइंड डाइवर्जन उस चीज पे रखो, तो अपने आप मैजिक होगा। राइट, वेरी ट्रू। तो मैं पूछना चाहती कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर केयर गिवर्स को और कैंसर पेशेंट्स को? कैंसर पेशेंट्स को मैं इतना बोलना चाहूंगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी जैसी भी पोजीशन है, जो भी चल रहा है, ट्रीटमेंट कितना टफ है मुझे पता है। वो कितना भी हम बोल रहे पॉजिटिव है, इनसाइट तो पता चलता है कैसा भी है। बट इसको एक गेम समझ के चलो। आज एक सेशन हुआ है तो बस एक कम हो गया तो एक कम हो गया, तो वो ऐसे धीरे 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 सारे कम हो जाएंगे। एंड कैंसर केयर गिवर्स को सिर्फ एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना भी हो सके कैंसर पेशेंट्स को अ, उनका माइंड डाइवर्ट करो। उनको जो चीज में खुशी मिलती है वो बेटर एनवायरनमेंट दो, बिकॉज वही सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी है। एंड सेकेंड इज न्यूट्रिशन, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मेरा कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, रेडिएशन में, कीमो में, जितना भी हुआ था, अगर मुझे इम्पैक्ट पड़ा तो वो शायद न्यूट्रिशन से ही था। और मेरी मॉम डैड ने लाइक जो भी थे, लाइक जैसे ग्रीन ग्रास होते हैं, फिर रेड जूसेस, वो सब कुछ उन्होंने मुझ पे ट्राई किया था, सब कुछ। एंड एक मेरी फैमिली में कहते हैं कि कुछ दवा नहीं तो कुछ दुआ। तो जितना भी हो सके, प्रेयर्स हमेशा वर्क करती है, और धीरे धीरे सब हील हो ही जाता है एट द एंड। राइट, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। काफी अच्छा मैसेज दिया है सबको, स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन के लिए भी। एंड जैसे कि आपने बताया साइड इफेक्ट्स में, तो साइड इफेक्ट्स में बहुत हेल्प करेगा, साथ में ट्रीटमेंट की एफिकेसी भी बढ़ाता है। न्यूट्रिशन ऐसी चीज है राइट। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीज होती है। जी राइट। है। तो हाँ, तो दिनेश जी, मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आप अपने थॉट शेयर करना चाहोगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कैंसर केयर में काम कर रही हैं, जैसे कि जेनॉन को है, लाइक सपोर्ट ग्रुप्स एंड ऑल। तो आप इस पे अपने व्यूज शेयर करना चाहोगे? इसमें मुझे जहाँ तक डिटेल्स में नहीं पता, अभी तक मैंने इतनी स्टडी नहीं की क्योंकि टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे। सो बट इतना मैं जो इंस्टीट्यूट्स है कैंसर के, वो उसके लिए इतना ही बोलूँगा कि हमारे इंडिया में, लाइक हमारे देश में अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत कम। एंड स्पेसिफिकली कोलोरेक्टल कैंसर जैसे ये होते हैं, या फिर ब्रेस्ट कैंसर में भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, उसमें भी कुछ रेयर कैंसर्स होते हैं। इनकी अवेयरनेस बहुत कम है, और ये डायग्नोसिस होते हैं एट द लास्ट स्टेज, या तो स्टेज 3 के अब। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इस चीज की अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है इस चीज के लिए। वेरी ट्रू, काफी इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। एंड जितने लोगों को पता होगा कि टेस्ट कराने चाहिए टाइमली, राइट, राइट। जितने टाइप के टेस्ट होते हैं, लोगों को सिम्टम्स के बारे में पता होगा, जितना जल्दी क्योंकि डायग्नोज होता है उतना उतना बेटर जल्दी, वे में यस। ट्रीटमेंट होता है। एंड कहीं सबसे मेन तो बात अवेयरनेस की ये भी कि लोगों को लगता है कि ट्रीटमेंट ही इतना नहीं है, हाँ। बट अब तो इतना अच्छे से ट्रीटमेंट है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये जितना ज्यादा लोगों को पता चले उतना अच्छा रहता एंड है। एंड एंड एट द सेम टाइम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एक एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे जस्ट एक बात याद आई है। जब कैंसर नहीं हुआ था, या जब मुझे ये डिडक्ट भी नहीं हुआ था, मुझे कोई सिम्टम्स भी नहीं थे, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम थी जो मैं इग्नोर करता था, जैसे कॉन्स्टिपेशन, हल्का सा लाइक पेन, जो हम नॉर्मली लेते हैं। उससे पहले मैं, मेरी ऑफिस थी, एम्प्लॉयज थे, एंड तब के टाइम पे मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। वहां पे एक इंश्योरेंस वाला आया था, उन्होंने मतलब बोला था कि भैया आपको इंश्योरेंस लेना है। उन्होंने बोला कि हमारे पास कैंसर का बहुत अच्छा इंश्योरेंस है जो कवर अप करेगा सारी चीजें।
अब जैसे ही उसने बोला था कैंसर के लिए, मुझे आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे कहाँ से होगा कैंसर। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि जो लाइक लाइक अल्कोहल या सिगरेट दारू पीते हैं या उनको कैंसर होता है, नहीं, किसी को भी हो सकता है ये, ऐसा नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है, वो चाहे कोई भी एज हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। ये हमारी बॉडी के डीएनए के ऊपर है, वो कितना एक्टिवली लाइक उसके ऊपर है। तो हाँ, ये चीज है कि ऐसा मत समझिए कि लाइक सिगरेट से ही सिर्फ कैंसर होता है। कैंसर किसी भी चीज से हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। एंड हो सके तो यस, मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। यस, वेरी ट्रू। Yeah. सब सही बात बोली आपने। Yes. थैंक यू सो मच। आपने जर्नी शेयर करी, इतनी अभी गाइडेंस दी है, अपने मैसेजेस बताए हैं एंड अपनी लर्निंग्स बताई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं दिनेश जी, एंड Yeah. आपसे अभी डिस्कस भी करेंगे। कुछ लोग, दीपक जी भी डिस्कस करेंगे, तो हम लोग वन बाय वन उनको अनम्यूट भी करते हैं, क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए क्वेश्चन आया है दिनेश जी, दैट डिड यू ट्राई एनी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट? नहीं, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट शायद मेरे में बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि जब मुझे पता चला था वो स्टेज 3 से ऊपर और एग्रेसिवली हो रहा था। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स है उन्होंने मुझे वार्निंग दी थी, और जब बॉम्बे गया था उन्होंने बोला था ये एक टेस्ट जल्दी करवा लो, तब उसके बाद मैं फटाफट बता सकता हूँ, बाकी जितना जल्दी हो सके उन्होंने ऑन द स्पॉट बोला था। और मैंने अराउंड सुबह 7 बजे थे, मैंने इमरजेंसी में यहाँ पे एक कोलोनस्कोपी की रिपोर्ट करवाई थी, जहाँ पे वो भी जैक लगा, क्योंकि हॉस्पिटल में इट्स नॉट इजी कि डायरेक्टली आप जाओ और रिपोर्ट हो जाएगी। तो वो इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मैंने करवाया था। तब पता चला था कि ये थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है। तो जो बाकी के जैसे अलग वेज है, जैसे आयुर्वेदिक वेज है या कुछ और वेज है, वो तब तक लेट हो चुके। इवन मैं एक उनका नाम याद नहीं है मुझे, तब के टाइम पे मुझे किसी ने रिकमेंडेड किया था आयुर्वेदिक, वो एक है यहाँ पे हमारे, वो गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उनके वहाँ पे भी गया था। उन्होंने भी डायरेक्टली बोला था कि आप फिजियोलॉजी पहले ये चेक करवा लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी। तो जैसे ही मैं फिजियोलॉजी के पास गया था, उन्होंने मुझे पूरा चेक किया था पूरा। और हाँ, एक बात मैं ये बता देता हूँ, कोलोरेक्टल कैंसर में स्पेशली जितना पेन मेडिसिन और इन सब से नहीं होता ना, उतना ज्यादा पेन डॉक्टर्स के चेकअप में होता है। बिकॉज वो लोग ऑब्वियसली लाइक पीछे से चेक करेंगे एंड दे विल पुट द फिंगर इनसाइड एंड चेक एवरीथिंग। सो फिजियोलॉजी ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया था कि तू आयुर्वेदिक मत जा, डायरेक्ट कैंसर या यहाँ पे कीमोथेरेपी रेडिएशन चालू करवा, जो भी है ऑन्कोलॉजिस्ट को स्पेशलिस्ट का। उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोल दिया था कि लेट बहुत हो चुका है, जल्दी जाओ ऐसे करके। तो फिर डायरेक्टली मेरी जो ट्रीटमेंट है फिर चालू करवा दी थी हमने। राइट। थैंक यू सो मच आंसर देने के लिए। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये ऑरोरा नेम से है, उनका आया था। सो आई हाँ, होप दैट आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड इन केस यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज टाइप दैट हियर, अदरवाइज यू कैन लेट मी नो इफ आई कैन अनम्यूट यू। एंड मैं बाकी सब लोगों को भी बताना चाहूंगी कि मैंने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे शेयर करा है अभी ग्रुप चैट में। तो अगर किसी को कैंसर रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, या आपको पेशेंट से कनेक्ट करना है, आपको अलग अलग ट्रीटमेंट्स के बारे में जानना है, डाइट के बारे में जानना है, सो डेफिनेटली आप हम पे रीच आउट कर सकते हो। साथ में जो कैंसर केयर ऐप है उसकी भी मैंने लिंक आपको दी है, आप उस पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आपको साइंटिफिक रिप्लाईज मिलेंगी, वो भी एक्सपर्ट से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दीपक जी आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग दिनेश जी। गुड इवनिंग सर जी। आपने ट्रीटमेंट कहाँ से करवाया बोला? ट्रीटमेंट मैंने पूरा, मतलब जो सर्जरी हुई थी मेरी, वो सर्जरी मैंने बॉम्बे करवाई थी, मुंबई में सर एच एन रिलायंस हॉस्पिटल डॉक्टर परेश जैन के अंडर। और जो कीमोथेरेपी और मेरी रेडिएशन हुई थी वो मेरी सूरत सिटी या गुजरात में हुई थी। गुजरात में हुई है? हाँ। बराबर। यस। बाकी आपने जो दो चीज बताया कि अवेयरनेस नहीं होगा तो अब की है, इंडिया में हाँ, इतना अवेयरनेस जरा भी है ही नहीं। राइट राइट। मेन मेन सबसे बड़ी ये बात है कि डॉक्टर ही आपका जब ब्रेन वॉश नहीं करेगा। क्योंकि मुझे पता है जब मेरा यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मतलब ट्रीटमेंट जैसे पता नहीं था
जब यहाँ पे बायोप्सी करवाई थी, इवन जो बायोप्सी भी करवाई थी मैंने, उसमें मुझे एनेस्थेसिया भी नहीं दिया गया था या कोई लिक्विड भी नहीं पिलाया गया था। 2 बंदे हाथ पकड़ के और पीछे से डॉक्टर सैंपल ले रहा है। अब मेरी हाइट और मेरे डैड की हाइट हम दोनों की सेम है, मैं लंबा हूँ, मेरे डैड भी बराबर है। तो मैं डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि ये इसके डैड भी हो सकते, तो उनको लगा कि ये फ्रेंड है, तो हम ऐसे ही मस्ती कर रहे थे डॉक्टर के साथ। तब जाके डॉक्टर ने बताया था कि इसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है। वो भी कौन सा कैंसर क्या है कुछ वो डिटेल में नहीं बताया था। बस उसने नॉर्मली जैसे हम देसी लैंग्वेज बोलते, इसको थैली लगने वाली है, बस ऐसे बोल दिया था। अब जब मैं उसके बाद बॉम्बे गया था, मेरे डैड बॉम्बे गए थे, तो डॉक्टर परेश जी ने मेरे डैड को ही पूरी डिटेल्स में बताई थी कि क्या है, कैसे है और क्यों है, और कितने टाइम में ये खत्म होगा ट्रीटमेंट, और उसके बाद नॉर्मलाइज कैसे होगा, सब कुछ डिटेल में बता दिया था। तो उसके बाद कुछ ऐसा बचा ही नहीं था कि लाइक किसी से क्या पूछूं या कुछ, क्योंकि मुझे सब पता ही था उसके बारे में। तो बस रेडी था मैं उस चीज के लिए। तो ये ये आप अवेयरनेस बोल ये रहे, बहुत आप जरूरी है। जो बोल रहे हैं ना एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया दिया ही रहता है। मुझे नहीं दिया था। आपको लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा जेल लगाया हुआ है, जेल जो रहता है ना। अगर जेल भी लगाया होता है ना, तो भी लाइक दो दो बंदे मतलब हाथ पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, सिर पकड़ता है एक, वो नहीं होता है, क्योंकि जो जेल लगाया होता है वो भी मैंने किया हुआ है। अच्छा। हाँ। ये बहुत सारी चीजें मिसकंसेप्शन होती है लाइक कैंसर जब ट्रीटमेंट्स, क्योंकि पेशेंट्स इतने सारे हैं इंडिया में और अवेयरनेस बहुत कम है। अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर भी बहुत कम है हमारे पास में हाँ, राइट। भी। ऐसे ऐसे केस आते हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते। 18 साल के, आज ही सुबह केस आया हुआ है, 24 साल की लड़की है, दो हाँ, छोटे छोटे बच्चे, और उसको ब्रेस्ट कैंसर है। यस, और ये सीधा बहुत, स्टेज 4 में, अभी उसका पेट स्कैन किया था, अभी मालूम पड़ा कि स्टेज 4 में ही है, स्टेज पे। यस, ये बहुत 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 सारी चीजें हो रही है लाइक इंडिया में। मैंने खुद देखे केसेस। मेरा एक फ्रेंड था, लाइक जब मुझे डायग्नोस हुआ, उसका लाइक 1 साल बाद हुआ मुझसे। अब उसका कैंसर इतना एग्रेसिवली हो गया, इतना एग्रेसिव कि लाइक लाइक 2020 की एंड में लाइक उसकी डेथ हो गई थी। मेन चीज होता है, हम लोग सबको मालूम नहीं होता है। हम जब बायोप्सी करवाते हैं, उसमें एक अलग से टेस्ट करना होता है, KI67। इससे मालूम पड़ेगा कि हमारा कैंसर सेल्स कितने एग्रेसिव, यस, एग्रेसिव। कितना एग्रेसिव है, यस। वही वही जो ये रिपोर्ट है वही मैंने करवाई थी जब बॉम्बे गया था, जब मेरी सर्जरी हो गई बॉम्बे थी में तो तो वो, अगर आप एच एन हाँ, रिलायंस में गए तो वो सवाल ही नहीं है, वो हाँ, मतलब ही नहीं है आपको। वो वहाँ ट्यूमर की सब भी, पूरा हाँ, बायोप्सी सब लेटेस्ट कुछ हुई है, थी, सब यस। अवेलेबल है। हाँ, बायोप्सी की भी उसकी रिपोर्ट हुई थी, उसके बाद मुझे बताया गया था कि दे एग्रेसिव अभी नहीं है, बट स्टिल दो यंग है तो उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और इवन बीच में भी अभी जस्ट 1 साल ही हुआ, 1.5 साल हुआ होगा मुझे, और मैंने अपना MRI कराया था खुद जाके, पेट स्कैन भी अकेले जाके कराया था, CT स्कैन भी, क्योंकि क्या हुआ, और नॉर्मल जो CE रिपोर्ट आती है जो चेक करते हैं कैंसर लेवल, अब उसमें मेरा हाई आ रहा था, 10-12 अबाव। जब डॉक्टर्स के पास गया तो उन्होंने बोला कि एक काम का ये चेकअप करवा ले। अब मैंने घर पे सोचा बताऊंगा तो प्रेशराइज करेंगे, कुछ होगा, खाली जाके चेकअप करा के था। जब वहां पे गया चेकअप कराया, कुछ भी नहीं निकला। तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं। मतलब मैंने अगर कुछ खा लिया, जब वो अंदर कॉन्स्टिपेशन हो गया या कुछ ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट बताता है, बट वो एक्चुअल में कैंसर नहीं है, ऐसा है। वो इसीलिए हम लोग सिटी स्कैन का मना ही करते हैं, हम लोग स्ट्रेट वे बोलते हैं हाँ, पेट स्कैन करो, ताकि राइट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो मालूम पड़ेगी अंदर। यस, 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 राइट। आपका ये है। टाइम से हो गया इसलिए प्रॉब्लम नहीं आया, कोलोरेक्टल में हाँ, बहुत प्रॉब्लम आते हैं। नहीं, बट सच बताऊं, 2 चीजें हैं, एक तो टाइम से हो गया, प्लस डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट थी वो मुझे बहुत अच्छी मिली। अदरवाइज शायद अगर टाइम से हो हो रहा था, बट अगर डॉक्टर्स भी अच्छे नहीं मिलते, या मैं यहीं पे ही कराया था, क्योंकि जो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने बायोप्सी की थी मुझे मेरी यहाँ पे, उन्होंने मुझे डायरेक्टली मुंह पे बोल दिया था कि आपकी 2 सर्जरी होगी, एक टेम्पररी, उसके बाद परमानेंट, और 2 कीमो सेशंस होंगे, मतलब एक 21 साइकिल्स की, मतलब 60 डेज की अलग से 2 साइकिल्स होंगी, और उसके बाद जाके पता चलेगा। ऐसी सारी चीजें बात हुई थी। अब ये देख के सुन के ही हमको तो घबराहट हो गई, क्योंकि पेशेंट डायरेक्टली डर जाता सर्जरी है, करनी ये डॉक्टर है। ने यस। थोड़ा स्लोली स्लोली सब बताना चाहिए, उसके लिए एकदम से स्ट्रेट वे बता देते हैं। राइट, वही है। बट जैसे ही मैं वहां पे गया था बॉम्बे, तो उन्होंने मुझे बोला था पहले रिपोर्ट्स तो लाओ, बाद में डिसाइड करेंगे कि कैसे प्रोसीजर करना है।
जब रिपोर्ट्स फिर निकाली तो पता चला कि जरूरत ही नहीं है किसी दूसरी सर्जरी की या टेम्पररी, डायरेक्ट एक ही सर्जरी करनी है। वही आज जो केस आया हुआ है, वो लड़की को ऐसे उसके हस्बैंड को डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ये तो ज्यादा नहीं टिकेगी, मतलब हाँ, उससे तुम्हारे डॉक्टर से मेरे बात करा सीधा स्ट्रेट वे। राइट राइट। उसको मैं बोला मैं उसको कुछ है ही नहीं, स्टेज 4 है, लेकिन स्टेज 4A है, उसको हम लोग ट्रीट करके, ट्रीटेबल है वो, उसको उसकी लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। राइट राइट राइट। एंड ब्रेस्ट इवन ऐसे कैंसर में क्या होता है, हमारे को दूसरे भी देखना होता है, उसको हॉर्मोन यस पॉजिटिव है नहीं है, उसका HER2 पॉजिटिव है नेगेटिव है, सब देखना होता है। वो डॉक्टर ने स्ट्रेट में उसके मुंह पर बोल दिया। तो मैं राइट उसको राइट बोला तो तेरा मांगता है मैं फ्री में कंसल्ट करवा देता हूँ मेरे डॉक्टर से। तो नहीं राइट नहीं, मैं हमारे डॉक्टर से आपको मैं बात कराता हूँ। वो राजस्थान में है, एक तो इंटरव्यू में डॉक्टर कैसे होते क्या मालूम। राइट राइट। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने भी देखे, बहुत बहुत। राइट। आपके सूरत में का माँ कमल कैंसर सेंटर भी है, कौन सा? माँ कमल करके कैंसर सेंटर है। वो माँ ऑल्टरनेट थेरेपी करवाते हैं वहाँ पर। आपका माँ कीमो कमल? लेते हैं उसकी साइड इफेक्ट कम करने के लिए। अच्छा, नहीं उसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भरत कैंसर है और एक जैसा सिविल सूरत हॉस्पिटल है और दूसरा एक ये है मिशन हॉस्पिटल, ये 3 जगह है। राइट, ऐसा है। और सेकंड चीज जो आपने बोला, आपके आजू बाजू पॉजिटिव रखना चाहिए, वो सही बात है। नेगेटिव हाँ, आदमी आजू बाजू आने मत दो। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी क्योंकि नेगेटिव बोला भाई सर, प्लीज आप अपनी सोच अपने पास रखिए, मेरे से पॉजिटिव में बात कीजिए, यही राइट रखना राइट। है। यस, क्योंकि अगर अभी भी कोई भी मुझे देखेगा ना, जब बहुत बार ऐसा होता है पब्लिक में, जैसे मैं कभी भी मार्केट जाता हूँ या क्लाइंट के पास मिलने जाता हूँ या कुछ होता है, तो बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, तुझे कब कैंसर हुआ? क्योंकि मेरी बॉडी अब हट्टी कट्टी, मैंने बॉडी बनाई, जिम सब कुछ करके, अब उनको जब मैं शर्ट ऊपर करके या टी शर्ट ऊपर करके बताऊंगा तब जाके उनको भरोसा होता है। तो सही ये, बात है। हाँ, तो ये पॉजिटिव रहना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आगे वो खुद ही हार जाएगा, फिर कैसे चलेगा? ये है। फिर अपने ग्रुप में को मेहुल व्यास करके हैं, अभी जस्ट वो हाँ ग्रुप अभी जस्ट ये लाइसेंस में से निकल गए। हाँ, 8 साल से उन्होंने, 8 साल पहले हुआ था, स्टेज 4 था, ठीक हो गया उनका। वही वही स्टेज 4 भी वही। फाइट करके वो ठीक हो गए। यस, बहुत बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे मतलब स्टेज 4 बोलते भी है, उसके बाद भी कुछ निकलता नहीं और डायरेक्टली फास्ट में रिकवर भी हो जाते हैं और फिर पता भी नहीं चलता उन लोगों को कि इसको कुछ हुआ भी था। बराबर। जैसे आज की डेट में भी अगर मेरे पेरेंट्स को लाइक कभी कोई रिलेटिव्स या कोई दूर के रिश्तेदार या कोई मिलते हैं, तो उनसे ये सवाल करते हैं कि ये खा पी लेते हैं, नॉर्मल लाइफ होती है? तो मेरे डैड डायरेक्टली बोलते थे कि लाइक आप डायरेक्टली बात करके देखो, आपको अगर जरा भी डाउट लगे तो, क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मुझे कुछ है भी। बराबर। यस। मेन क्या, आप पॉजिटिव है, आपके चेहरे से मालूम पड़ रहा है हाँ, कि आप पॉजिटिव। राइट, ये चीज वही है। मेन जरूरी है बहुत। यस, ये चीज होगी तो अपने आप सारी चीजें ऑटोमेटिकली निकलती जाएंगी जो भी होगी बॉडी में, उसके बाद लोग भी आगे पीछे जो होंगे ना वो भी निकल जाएंगे। यस। चलिए, अच्छा लगा हाँ, आपसे बात करके। जी जी, शुक्रिया। जी। एक और पार्टिसिपेंट हैं अभी हमारे ग्रुप में, वो भी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं एंड उनके हाँ कुछ हाँ, थॉट्स भी हैं जो वो श्योर। आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो औरोरा नेम से है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग मैम। Sir, can you please elaborately tell about your diet? क्या क्या आपको परेशानियां होती थी, लाइक आपका डाइजेशन वगैरह में, या आप क्या क्या प्रेफर करते थे? क्या हर दिन डाइट आपकी ठीक ही रहती थी? क्या अप्स एंड डाउन्स आते थे उसमें? ओके, ये जो डाइट का क्वेश्चन है उसमें एक क्लियरेंस करना चाहता हूँ कि वो डाइट से लाइक कैंसर जब चल रहा था तब वाली डाइट या कैंसर के बाद में जो मैंने डाइटिशियन की थी वो? Sir, during the treatment, I'm asking. ओके, यस। देखो, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मतलब मैंने जैसे नॉर्मल डाइट होती है, उसमें से मिर्च मसाले वो सारी चीजें अलग कर दी थी, सब बाहर, हाँ जी। क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता था। और जो कोलोरेक्टल कैंसर है तो उसमें क्या होता था, मुझे सबसे ज्यादा
लूज मोशन बहुत ज्यादा होते थे। हाँ जी। रेडिएशन हो कुछ भी हो तो लूज मोशन, लाइक जो डाइजेशन था वो बहुत खराब था। तो हाँ जी। जितना भी था मैं पूरा का पूरा लिक्विड पे ही था। मतलब समझो अगर चावल भी होते थे तो उसको खिचड़ी बना के पूरी मेरी मॉम करती थी, या फिर ग्रीन ग्रास जूस होते हैं, और वो ग्रीन ग्रास जूस इनका एक टाइमिंग रखा था हमने कि अर्ली मॉर्निंग लाइक एम्प्टिंग स्टमक में, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता था। तो ऐसे सारे चीजें कुछ चेंजेस किए थे, जैसे ग्रीन ग्रास हो गया, फिर रेड जूसेस हो गए इवनिंग में, फिर जो खाना था उसमें भी लाइक मोस्टली लिक्विड ही। और मुझे याद है एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने खा लिया था ज्यादा कुछ, और उसकी वजह से जो स्टूल पासिंग होनी थी, तब मेरी सर्जरी नहीं हुई थी, रेडिएशन चल रहा था, तो स्टूल पासिंग हुई थी, वो इतना पेनफुल था। तो उस डर की वजह से मैंने पूरा का पूरा जो भी था सब लिक्विड ही करवा दिया था। मॉम ने भी पूरा मुझे लिक्विड ही दिया था। और जैसे ही मेरी रेडिएशन खत्म हुई, जब मेरी बॉडी रिकवर में आ गई, लाइक ये सर्जरी हो गई, मैंने कोई डाइट नहीं की थी तब। कीमोथेरेपी में मुझे याद है कीमोथेरेपी में मैंने सिर्फ चीट की है, बहुत बार चीट की है, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है। तो जब कीमोथेरेपी ये सर्जरी खत्म हुई थी उसके बाद मैंने खाना चालू कर दिया था, जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया। और डॉक्टर ने भी खुद बोला था कि तू खा सकता है बिंदास, अनटिल अनलेस यू आर रेडी टू प्रिपेयर फॉर योर लूज मोशन। कि जब बैग लगी है तो ऑब्वियसली जो मेरा आउटपुट है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो उन्होंने बोला था अगर खाएगा तो ये साइड इफेक्ट तुझे झेलना पड़ेगा। उन्होंने वार्निंग दी थी, उन्होंने मना नहीं किया था। उन्होंने बोला था डिसीजन तेरे पे है, लाइक मेरे पे नहीं है। तो फिर भी मैंने कंट्रोल कर लिया था, और उसके बाद धीरे 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 जैसे सुबह ग्रीन ग्रास जूसेस और रेड जूसेस, फिर जो भी है लिक्विड डाइट पे ज्यादा था, ताकि मेरा जो आउटपुट रहे वो कंट्रोल में रहे। ऐसा ऐसा- ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अगर आप इतना लिक्विड ले रहे होंगे तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपका वेट लॉस भी काफी हुआ होगा। हाउ डिड यू मेंटेन योर मसल मास एंड मतलब वेट कितना? ओके। नहीं होगा मेरा। मैं बताऊं, मैं अभी की डेट में लाइक 100 kg का हूँ। मैं 6 फीट हाइट हूँ, 6.1। एंड देख के लगेगा नहीं कि आप मेरा इतना वेट होगा, बट यस आई एम 100 kg। एंड जब मैंने जिम ज्वाइन किया था कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, मैंने अपनी बॉडी मेंटेन की थी 96 और 92 वेट पे। और जब मेरा कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था और कैंसर ट्रीटमेंट जब पता चला, तब मेरा वेट था 79 और 75 तक। मतलब समझो स्केलेटन डायरेक्ट बॉडी, मतलब एकदम पतली, खाली हड्डियां दिख रही है, ऐसी बॉडी हो गई थी। हाँ वेट लॉस होगा, हाँ बट जी। उसके साथ साथ प्रोटीन पाउडर्स और वो सारी चीजें डॉक्टर खुद रेकमेंडेड करेंगे। अगर नहीं रेकमेंडेड करते हैं तो आप स्पेशली कोई डाइटिशियन को कंसल्ट करो, क्लिनिकल डाइटिशियन जो हो। क्योंकि मेरे केस में जब कीमो ये ट्रीटमेंट खत्म हो गया था उसके बाद मैंने स्पेशली एक डाइटिशियन को कंसल्ट किया था, जिन्होंने मुझे पहले इंटीमेट डाइट पे रखा था। और जैसे मैं इंटरनेट गीक हूँ, मतलब पूरा इंटरनेट पे सर्च मारता हूँ सब कुछ। तो लूक केपेटिनियो करके है, वो होलिस्टिक पूरी डाइटिशियन सब प्रमोट करते हैं सब कुछ। तो उनका भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस वगैरह सब देखे थे, और उनसे भी वीडियोस में गाइडेंस ली थी, ऐसी सारी चीजें। तो इंटीमेट डाइट मुझे बहुत बेनिफिट कर गई। मतलब हमारी जो बॉडी है उसको खुद ही हील होने दो। अब जितना ज्यादा डालते जाओगे तो वो नहीं बनेगा, उसको टाइम दो, वो अपने आप बन जाएगा। बस उसको सही न्यूट्रिशन दो, और कुछ भी नहीं। तो ये है इसमें सर न्यूट्रिशन में। किसका, कुड यू प्लीज रिपीट द नेम, किसका फॉलो किया था आपने डाइट? लूक लूक किपेटिनो करके है, बहुत फेमस सेलिब्रिटी है ये। उन्होंने मतलब इंटरनेट पे यूट्यूब वीडियो सब कुछ है। एंड जब ये कैंसर ट्रीटमेंट चल ही रहा था, अराउंड मेरी कीमोथेरेपी हुई थी, तब गुरुमान जो है, जो एक हाँ जी। मतलब बहुत बड़े, मतलब ये फिटनेस के, तो उन्होंने भी एक तब अपना वीडियो लॉन्च किया था कि उन्होंने बहुत टाइम से अपना वीडियो नहीं बनाया था। तो उन्होंने बताया था कि उनके डैड को भी कैंसर हुआ था स्टेज 4, और वो रिकवर नहीं हो पाए और उनकी डेथ हो गई थी। और उन्होंने बाद में ये कैंसर की पूरी स्टडी की, और उन्होंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कि कौन से जूसेस जरूरी है, कौन सा खाना जरूरी है। तो वो भी मैंने स्टडी करके फिर वो भी डाइट में धीरे धीरे इंक्लूड करके बाहर निकल गया था। तो ऐसे मेरा वेट मैनेजमेंट हो गया था। बट हाल फिलहाल अभी कोई वेट मैनेजमेंट नहीं है, अभी तो आउट ही नहीं हो सर, तो that means you lost a lot of weight, मतलब as यस। my okay, yeah, that's my concern is because my mother is currently going through the treatment, so we are more concerned. So if it is natural, so that's what I wanted to ask. And second, my follow-up question, that I have read so many things about the fasting and intermittent fasting. Did you try that, and did you took the benefit out of it?
डेफिनेटली मैंने 6-18 रूल किया था, 6-10 लाइक 6 घंटे के बाद और फिर डायरेक्ट सॉरी 16-18 हाँ मतलब जी। पहले फर्स्ट मॉर्निंग में जैसे 10 PM 11 PM 11 AM को मैंने खा लिया, उसके बाद डायरेक्ट 6 और 7 को और डायरेक्ट फिर नेक्स्ट डे। और उसमें भी जो मेरा डाइट रहता था, जो जैसे सुबह खाना है और रात को खाना है, उसमें भी पहले क्या खाना था, कितनी क्वांटिटी थी, उसके बाद क्या खाना था, उस 1 घंटे के दौरान मुझे क्या क्या खाना था, क्या पीना था, वो सब फिक्स था। वो मैंने डाइटिशियन से कंसल्ट किया था। तो इस केस में मैं स्पेशली रिकमेंडेड करूंगा कि आप खुद से लाइक स्टडी करके जाओ। इस बेटर के आप किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेटर गाइडेंस दे पाएंगे और वो जो गाइडेंस देंगे वो रिजल्ट्स भी आपको आएंगे, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है और इसमें उनके ऊपर कौन सी डाइट सूट कर रही है वो डाइटिशियन जो होंगे वो ही पता लगा सकते हैं। ओके, सो यू ट्राइड द इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस। वही सर, तो वही मेरा कंसर्न ये yes. रहता है कि बहुत ज्यादा अगर हम कम डाइट मतलब कम न्यूट्रिशन कम खिला रहे हैं तो वो भी क्लैश करता है कि हम न्यूट्रिशन पे फोकस करें या फास्टिंग पे। तो वो थोड़ा सा लगता है, बिकॉज एवरी वीक रिपोर्ट होती है वीकली कीमो। तो हाउ शुड लाइक वी शुड प्रोसीड कि क्या, और नॉनवेज आपने लिया था या नहीं लिया था, ये भी एक Yes. रहता है फॉर डाइजेशन के लिए, क्योंकि इशू रहता है उसमें प्रोटीन के साथ में। उसमें इसमें मैं एक बेस्ट सजेशन दूंगा जो मैंने तब के टाइम के नहीं किया था। मैंने तो खुद सेल्फ स्टडी करके ही सारे चेंजेस करते जा रहा था, क्योंकि मैं आई एम द अलोन एंड मैं यंग था, तो मुझे बहुत कीड़ा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है। तो तब के टाइम पे मैं सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बट जो मुझे बेनिफिट हुई वो इंटीमेट डाइट से बहुत ज्यादा हुई। और जब मैंने बाद में जब जिम को ज्वाइन किया था, तब मैंने क्लिनिकल डाइटिशियन से कंसल्ट किया था, क्योंकि जो नॉर्मल डाइटिशियन होते हैं वो आपको ये डिटेल में नहीं समझा पाएंगे, और वो डाइटिशियन ये स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं होगा। तो आप क्लिनिकल डाइटिशियन जो स्पेशलिस्ट हो उनको कंसल्ट कीजिए, तो वो आपको बेटर इसमें बता सकेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि हमने फास्ट किया तो लाइक कुछ नहीं होता। इसमें रूल्स होते हैं, लाइक 16-8 का मेरा रूल था। तो अगर सपोज 2 घंटे का भी रूल कर सकते हो कि 2 घंटे तक 3 घंटे तक नहीं खाना, फिर उसके बाद खाना है या उसके बाद जूस पीना है। तो इस तरह से भी रूल होता है, कोई ऐसा अपने आप पे फोर्स नहीं करना है कि इंटीमेट। मुझे जहाँ तक मुझे याद है, जब मैंने 16-8 भी किया था, उससे पहले मुझे 3 या 4 घंटे का गैप के रूल के हिसाब से मुझे दिया था कि पहले ये कवर अप करो उसके बाद, क्योंकि बॉडी को अगर मैं इमीडिएटली फोर्स करूंगा, लाइक ऐसे नहीं खाऊंगा, न्यूट्रिशन नहीं दूंगा उसको टाइम पे, तो बॉडी रिएक्ट करेगी। तो इसलिए आप पहले कंसल्ट कर लो और वो आपको बेटर बताएंगे रिपोर्ट्स देख के एंड फिजिकली हेल्थ वाइज देख के, तो वो आपको बेटर बता सकेंगे। सर, ये जो आप डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, इंटीमेट डाइट जो भी है, इसका कुछ ओवरव्यू आप दे सकते हैं, किस टाइप की डाइट थी और क्या क्या किया था आपने इसमें? ओके। मेरी डाइट में क्या था, मैं जिम जाता था तो मेरा वे प्रोटीन फिक्स था। और नॉर्मली इवन मैंने भी देखा हुआ है बाद में जब मैंने रिसर्च की कि जो ये कैंसर पेशेंट भी होते हैं उनको भी प्रोटीन एक अलग से हल्का वाला दिया जाता है, ताकि उनको भी मतलब न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो मेरा डाइट ऐसे था, मैं सुबह उठ के जैसे ही जिम जाता था, पानी तो पीना ही था कंटिन्यूअसली। बट जिम जाने के बाद 11 बजे जब मैं घर आता था, घर आने से ही मेरा 11:30 से टाइमिंग चालू होता था खाने का। 12:30 से 12:30 के बीच में मेरा खाना चालू होता था। पहले मैं फ्रूट्स खाता था थोड़े से, लाइक नॉर्मल पपैया, बनाना या फिर स्ट्रॉबेरीज या कोई भी फ्रूट्स हो। उसके बाद जैसे रोटी हो गई या फिर चावल्स हो गए या फिर और हाँ, इसमें ऑयली वगैरह कुछ भी नहीं थे, ना ही मिर्च मसाला ऐसा कुछ। फिर पनीर हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने खाई थी। उस 1 घंटे के दौरान मुझे जितना खाना था, मतलब जितनी जरूरत थी, उन्होंने मुझे जितना लिख के दिया था। उन्होंने बोला था अगर तुझे इसमें ज्यादा भी लगे तो भी खा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट इतना करना, ओवर ईटिंग ज्यादा मत कर, क्योंकि ओवर ईटिंग से ब्लोटिंग वगैरह वो हो जाती है एक बार ही झटक से खाएंगे तो। ये हो गया 1 घंटे के बाद। उसके बाद डायरेक्टली मुझे 8 बजे डायरेक्ट बोला गया था। 8 बजे फिर से यही जो सुबह खाया था वही शाम को, बस उसमें चेंजेस थे। जैसे सुबह अगर मैंने पनीर खाया तो शाम को मैं एग्स खाऊंगा, या अगर शाम को मैंने पनीर खाया तो सुबह एग्स खाना है। और एग्स भी वाइट एग्स या फिर होल एग सिर्फ एक ही था, बट वाइट एग्स ही, या फिर कुछ भी नॉर्मली लाइक जैसे प्रोटीन ज्यादा होता है उसमें। और उसके बाद सेम यही प्रोसेस एवरीडे रिपीट। सुबह जिम जाना, उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे तक बीच के खाना,
और उसके बाद शाम को, इस तरह से। और इसके बीच में अगर इन केस मुझे बहुत ज़्यादा हंगर होती है, तो उन्होंने कुछ जूसेस लिख के दिए थे, जैसे रेड जूसेस, जैसे गाजर का जूस है, कुछ भी वो मैं पी सकता हूँ, ताकि वो मेरा जो क्रेविंग है वो थोड़ा कम हो जाए। ऐसा ये एक तरह का जैसे मुस्लिम से होता है ना रोजा रखना, उस तरह से ही है इंटीमेट डाइट पूरा का पूरा। और ये वहां से ही पूरा डिराइव हुआ है, मतलब ये वहां से ही आया हुआ है। और बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बॉडी को अपने आप हील करने का जब तक हम टाइम नहीं देंगे, तो बॉडी अपने आप हील कैसे होगी, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन जो जाना है वो जा रहा है, बट सारी चीजें लाइक जो स्पेशलिस्ट होंगे वो आपको बताएंगे कि किस तरह से देना है, कैसे देना है। ओके सर, ड्यूरिंग दैट कीमो हीमोग्लोबिन भी फॉल करता है, यस प्लेटलेट्स भी यस फॉल यस करती हैं, यस, सो हाउ डिड बहुत यू? ज्यादा। हाँ जी। इंजेक्शंस, मुझे हाँ जी। डायरेक्टली Okay. इंजेक्शंस, डॉक्टर एक आरबीसी या डब्ल्यूबीसी एक इंजेक्शंस आते हैं उनके, वो अलग अलग कंपनीज के आते हैं, वो डॉक्टर रिकमेंडेड ही करते थे सामने से। मैं जब कीमोथेरेपी के लिए जाता था, और नेक्स्ट डे ही मेरी डायरेक्टली जो डब्ल्यूबीसी होती थी, वो डायरेक्ट मतलब 100 या फिर 200, इतनी लो। इवन मुझे हम्म। याद है एक कीमो हो गया था एक सेशन, तो जब डे था जाने से पहले सेकंड सेक्शन के लिए, उसके एक दिन पहले मैं बाहर गया था ऐसे ही, जस्ट राउंड मारने, माइंड सेट का सब थोड़ा टहलने। तो मैं यहाँ पे कुछ लेने गया था, और तब मेरा जो डब्ल्यूबीसी था बहुत कम था। अब किसी ने बाजू में, मेरे बाजू में किसी ने छींका था, यू वोंट बिलीव मी, मुझे नेक्स्ट डे ही सर्दी बुखार सब कुछ हो गया था, जबकि कुछ था भी नहीं, बस वो बाहर गया था उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि मेरा डब्ल्यूबीसी हीमोग्लोबिन पूरा बहुत लो था। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला ही था कि तू बाहर जाएगा तुझे जल्दी इफेक्ट होगा, क्योंकि तेरा बहुत कम है वो इम्यून फाइटिंग वाला रेड ब्लड सेल्स वो सब। तो उन्होंने डायरेक्टली रेकमेंडेड कर दिया था कि ये इंजेक्शंस लगवाने ही पड़ेंगे ऐसे तुझे। ओके सर। सर जो नेम है, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि वो आप एक बार टाइप करके भेज दीजिएगा, वो भी स्टिल आई एम नॉट हाँ, गेटिंग दैट। हाँ जी। sure. एंड एनी अदर सजेशन विच यू लाइक टू से, कि कुछ एनीथिंग एल्स? लाइक वो जिनको लाइक जो पेशेंट्स है उनकी हाँ जी। क्या एज है, और लाइक कौन सर सा, शी इज माई मदर एंड शी इज अराउंड 53। तो उनको एक ही चीज बोलूंगा, बस एंटरटेनमेंट कीजिए, उनको बताइए, हाँ जी। उनके साथ रहिए। हाँ बिकॉज जी। सी, मैं आपके स्टेज पे समझ सकता हूँ, बिकॉज मुझे जब कैंसर हुआ था, अब किसी बेटे को या बेटी को कैंसर होगा तो उसके पेरेंट्स को कैसे फील होता है वो मुझे पता है। बिकॉज जो कैंसर पेशेंट्स होता है उनको तो होता ही है, वो दर्द तो सहते ही है, बट उससे ज्यादा उनके जो फैमिली है, उनके जो लव वंस है, उनको सबसे ज्यादा होता है। वो, उनके पास, उनकी बॉडी बराबर होगी, बट उनके इमोशनल्स वो बताएंगे नहीं, बट वो बहुत ज्यादा होगा। तो जितना हो सके उनके सामने ऐसे रखिए ही नहीं कि कुछ हुआ है, बस एंटरटेनमेंट, ये तो कुछ भी नहीं है, लाइक निकल जाएगा। मुझे याद है जब ये सर्जरी हो गई थी, मैंने, मेरी मॉम से झगड़ा हुआ था, बिकॉज वो मुझे नहीं खाने दे रही, उन्होंने मुझे इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा था लिटरली, कि लाइक क्रेविंग्स इतनी ज्यादा हो गई थी कि बहुत बहुत ज्यादा। एंड मैं बाहर चला गया था कहीं पे, घर पे मतलब कहीं और, ताकि फिर मुझे कॉल आया डैड का कि आ जा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आता था। तब मुझे डैड ने चुपके से, लाइक जो मुझे पसंद है, जैसे मिठाइयाँ पसंद है या फिर खमण फाफड़ा, वो सब कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वो सब कुछ उन्होंने मुझे दिया था। लाइक और लिटरली मेरे फैमिली में ये रूल है, लाइक आप जब, आपको जो पसंद है ना, वो अगर आप खाओगे ना, आप उससे जल्दी ठीक होगे, बजाय वो सब अवॉइड करके। क्योंकि जब कोविड भी हुआ था, मेरी पूरी फैमिली में, मेरी मॉम डैड मुझे, एंड मेरे डैड को बहुत ज्यादा हो गया था, लिटरली मेरी लाइफ में डैड को कभी कुछ नहीं हुआ, बट कोविड बहुत ज्यादा हो गया था। तो आई बिलोंग टू अ सिंधी फैमिली, तो जो मेरे घर में लाइक कोकी बनती है हम सिंधी में, तो यू वोंट बिलीव मी, उनको इतना ज्यादा था, डॉक्टर ने सब मना किया था कि खाने पीने के लिए, मतलब वो सब कुछ, उन्होंने जिद करके रख दी कि मुझे खाना ही है, खाना ही है, वो ही खाना है, और मेरी मॉम का हाथ का ही खाना है। नेक्स्ट डे वो ठीक हो गए। अब इसको मिरेकल कहे क्या बोले कुछ भी नहीं पता, बट ये चीजें होती है, लाइक सो जितना हो सके आप उनको इतना भी मत करके रखिएगा कि ये नहीं कर सकते, या वो नहीं कर सकते, या ये नहीं खा सकते, लाइटली। हाँ, ये खा सकते हैं, तो उसके सामने मना मत कीजिए, उनके सामने बता दीजिए कि भाई इसके साथ ये भी हो सकता है, थोड़ा सा ही खाओ। तो उस तरह से एक पूरा, कि उनको रिस्ट्रिक्शन भी ना लगे,
और वो फॉलो भी करते रहे, क्योंकि कीमो के दौरान माइंडसेट हमारा कैसा होता है हमें खुद पता नहीं चलता, कब क्या पसंद आता है क्या नहीं, वो सारी चीज़। और जितना हो सके, जितना भी हो सके, फुल एंटरटेनमेंट, फुल मस्ती, फुल उनको जो चाहिए, एनवायरनमेंट जो आगे पीछे होना चाहिए वो बेस्ट रखिए, देखिए वही बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने जब मेरे ये कैंसर ट्रीटमेंट खत्म हुआ था, मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी फ्रेंड के डैड को हुआ था, एंड मैं जब उनसे मिला था, लिटरली मुझे घर में उनके पैर रखते ही ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे क्या कुछ मातम बन रहा है क्या, लाइक सिर्फ एक अंकल को। और जब मैं उनसे मिला, उनको बताया भी कि मैं कैंसर से भी हील हो गया, आप भी हील हो जाओगे, एंड जैसे ही मैं वहां से निकला था, मुझे फिर नेक्स्ट डे कॉल आया कि यार थैंक यू, तू आया, एटलीस्ट वो अभी हंस रहा है, मस्ती कर रहा है, वरना नहीं कर रहे थे। मैंने उनको वही बोला था कि आप उनको वो एनवायरनमेंट दो ना, उनको जो चाहिए, तो जितना हो सके आप उनको एनवायरनमेंट बेस्ट रखो तो अपने आप हो जाएगा। सर कीमो के आपके साइड इफेक्ट्स वगैरह किस हिसाब से मैनेज किए थे? लाइक आपको कोई नंबनेस होती थी बिकॉज नर्व्स में कहते हैं कि आ जाता है और ये सब, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? अब कीमो के साइड इफेक्ट्स वो बॉडी के ऊपर होते हैं और उनकी एजिंग के भी ऊपर होते हैं। जैसे मैं जब गया था तो मैंने डायरेक्टली पूछा था डॉक्टर से कि कीमो के क्या साइड इफेक्ट्स, बाल वाल चले हो जाएंगे, टकला हो जाऊंगा। हाँ, ये लिटरली मेरे से पूछा जाता है कि मैं जब बोलता हूँ कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ तो तू टकला हो गया था, मतलब बाल वाल निकल गए थे। ऐसा नहीं होता। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, और किसका कौन सा कितना क्या इफेक्ट होता है। जैसे मेरे बाल निकले थे, बट मेरे चेस्ट के बाल निकले थे, या फिर बैक के, या फिर पीछे के थोड़े से निकले थे, ज्यादा नहीं। पर जो मुझे सबसे बड़ा ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ वो ये था, जैसे गले में कुछ भी पी नहीं सकता था, गले में जैसे गरम गरम कुछ पड़ा हो, और मेरे हाथ एकदम, मतलब ये जो नसें ब्लॉक हो चुकी, मतलब वो नेक्स्ट टाइम जब चरा रहे थे तो मुझे नेक से या पॉट डाल के चराना पड़ रहा था उनको, या फिर एंगरनेस ज्यादा आ जाना, लाइक कुछ भी मजा नहीं आना, खाना पीना पसंद नहीं था, कुछ भी। और हाथ की जो स्किन थी मेरी, वो बहुत बहुत नम हो गई थी, मतलब अगर मैं थोड़ा सा ऐसे प्रेशर देकर स्ट्रेच भी कर दूं वो निकल आ जाएगी, इतनी ज्यादा थी। तो वो साइड इफेक्ट्स जो है वो अलग अलग है, बट अगर इन साइड इफेक्ट से लड़ना है तो वो यही है कि उनका माइंड डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हो रहा है, बट उसको फाइट करना पड़ेगा, ऐसा है। Okay, sir. Thank you so much. I'm done with my questions. Thank you so अरोड़ा जी, much. एक मिनट पूछना था आपको। हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ। जी। आपकी मदर को कौन सा कैंसर हुआ है? सर ओवेरियन। ओवेरियन कैंसर है। हाँ जी। और क्या ट्रीटमेंट दे रहे अभी आप? सर पैक्लिटेक्सेल और कार्बोप्लेटिन चल रहा है अभी एज ऑफ हाँ, नाउ। अभी हर वीक सेशन चलता है कीमो का, तो अभी उनका वही चल रहा है। 3-4 सेशन हो चुके हैं सर अभी। अगर उनको पैर में नमनेस लग रहा है, ऐसा कुछ है, हाँ तो जी। एक चीज करो आप, छोटा टब लीजिए, उसमें हल्का गर्म पानी लीजिए, उसमें एप्सम सोल्ट डालिए और उसमें पैर रखने का बोलिए। हाँ जी। ओके सर। हाँ, बाकी आप और ग्रुप में अगर है तो वहां पर आप पूछ सकते हैं, आपको सब गाइड करेंगे हम लोग। सर ग्रुप में मैंने पूछा हुआ है, अभी भी उनको जैसे पैर में नंबनेस हो, वो उनको बोलती है पैर भारी लग रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा वॉक करें, बट नॉट बिकॉज ऑफ द वीकनेस बट बिकॉज ऑफ द अगर पैर नंबनेस। भारी है तो उसका मतलब है वहां पर वाटर रिटेंशन हुआ है, तो हाँ जी। उनको हाँ जी। बराबर है, तो डॉक्टर से डिस्कस करके उसको डाययूरेटिक राइट। टैबलेट देनी रहती है। अच्छा अच्छा सर, एक्चुअल में शी इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ एसाइटिक फ्लूइड, तो उसकी वजह से उनको ये पैर में प्रॉब्लम है। आई गेस जो रिटेंशन हो रहा है वो वहां से हो रहा है। बराबर। हाँ नहीं, जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो बताया आप, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए। बाकी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, पैर में जो नमनेस है, या आपका हाथ में हाँ भी किधर जी। भी नमनेस आता है, ये पैक्लेटेक्सेल जो होता है ये प्रॉब्लम, वो न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम बोलते हैं उसको। हाँ जी। हाँ जी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मैंने अभी ग्रुप हाँ, में भी पूछा हुआ था। हाँ जी। मैं क्या अभी थोड़ा दिन ये वीक में थोड़ा मैं नहीं हूँ एक्टिव ग्रुप में, मेरा प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम हुआ था इसलिए। नहीं ओके तो ओके सर। मैं देख के मैं तुरंत ही रिप्लाई देता हूँ। राइट। ओके ओके सर।
सो वही है कि थोड़ा प्लेटलेट्स मैनेज करके कुछ लोग डाइट के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, डूज या डोंट्स शेयर करते हैं अपनी एक्सपीरियंस, तो इट हेल्प्स अ लॉट इन अस, एंड इट गिव्स अस पॉजिटिविटी एज वेल कि एवरीथिंग एट एवरी स्टेज इज क्योरेबल. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू गो थ्रू दिस जर्नी इज द पॉजिटिविटी, राइट। क्योंकि नेगेटिविटी वो तो मेन बहुत चीज है। ज्यादा. हाँ जी. आप तो मेरी बेटी की एज के हो मेरे हिसाब से, तो अगर आपने बोला कि आपकी मदर 52 की है तो आप तो मेरी बेटी की एज के ही हो। हाँ जी. हाँ जी तो सर. आप बिंदास आराम से पूछो, सब जवाब आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, और वही मैं चाहती हूँ कि अगर ग्रुप बनाए तो सब लोग एक एक चीज भी शेयर करेंगे तो शायद हम पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी एट द एंड जो कि टाइम टेस्टेड होंगी, सो वी कैन डू मच बेटर फॉर ईच अदर. जो मुझे भी पता होता है आई शेयर इट, और सुओ मोटो मैं वहाँ पे कर देती हूँ. तो दैट्स व्हाई आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी आपको कर रहा है तो हो सकता है आपकी रिसर्च से, आपकी एक्सपेरिमेंट से हम टेस्ट वो चीज अच्छा कर सके. और अब आस्था दीदी या तो मेरा नंबर ले लीजिए, वो भी आप, मैं आपको पूरा उसमें हाँ जी. क्या क्या करना है सब मिल जाएगा। हाँ जी. हाँ जी. श्योर सर, मैं यही चाहती हूँ बिकॉज इस जर्नी में जो भी सब होता है साथ में अगर चलेंगे, साथ में एक दूसरे को ये वो हेल्प तो करेंगे. जरूरी हाँ है। जी. हाँ जी सर. मेरा फेसबुक ग्रुप है 29,000 उसमें मेंबर्स है। ओके सर. लेकिन राइट। मेरा क्या मेन मास्टर ये इसके ऊपर, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। तो भी मैं आपको ओवेरियन के लिए भी मैं पूरा गाइडेंस कर दूंगा। मैं हाँ बेफिक्र रहिए। जी. हाँ जी. हाँ जी सर, वही है कि थोड़ी चीजें मेन उनको जो इशू रहता है, जैसे उनके मूड में भी वो सब फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड्स ऑन कि उनका फ्लूइड बन जाता है, तो उसी के लिए वी आर मोर कंसर्न, क्योंकि वो बनता है तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. शी Yeah. कैन नॉट हैव प्रॉपर ईट, शी कैन नॉट हैव देयर मील प्रॉपरली हर, तो वो थोड़ा इशू आ जाता है उनके साथ. अगर उनको मोटिवेट करना है तो भी बोल दिए, मेरी वाइफ कर देगी। मेरी वाइफ पेशेंट है तो भी वो सबको मोटिवेट करने का काम करती है। ओके, शी इज स्टिल फाइटिंग दिस. सीधे ब्रेस्ट कैंसर। ओके. 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 श्योर, मतलब मोटिवेटेड में माय मदर इज आल्सो वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट द ओनली थिंग दैट मेक्स हर प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा उनको लगता है इट्स हर फ्लूइड एंड एवरीथिंग, जब वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जब हम टैप करा के आते हैं तो शी इज लाइक टू गुड, बट वो धीरे धीरे जैसे एक्यूमुलेट होने लगता है तो वो मूड पे भी उनका पड़ता है, उनका एक्टिविटीज में भी वो थोड़ा सा है. होता है वो सब। मैं तो आज 2015 से इसमें पास हुआ हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है। ओके सर. अभी तो भी वो लाइक फाइट कर रही है पैक्लेटेक्सेल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पैक्लेटेक्सेल का अभी स्टार्ट किया है हमने वापस से। okay, since 2015 she is like in this. या 2015 से फाइट कर रही है वो। ओके. ओके. तो जो भी शेयर होगा, जो भी आपके पास होगा, आई एम ओपन टू एवरीथिंग. आप लोग जो भी या बता सकते हैं. जी. अब आराम कभी भी पूछो। एनी हाँ टाइम। मेरा जी तो फुल टाइम यही काम है अभी तो, सर. गाइडेंस करने का। मैम, आई हैव शेयर्ड माय नंबर विद यू, यू कैन शेयर विद देम. मैम आई वुड लाइक टू आस्क यू. हाँ जी. Yeah, definitely, दीपक सर से और definitely. दिनेश सर से आप प्लीज मेरा नंबर शेयर कर दीजिए, जो भी इनपुट्स रहेंगे हम लोग बात कर लेंगे. Yeah, Sure. definitely. We'll surely guide you and nutrition related भी आपकी जो भी queries हैं, I'll आस्था help जी you with खुद, that. आस्था जी है वो खुद न्यूट्रिशियन है, हाँ वो भी Yeah, आपको that's गाइड what I'm करेंगे। saying. हाँ, मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ अभी सेशन के बाद, एंड मैं आपको थोड़ा इसके बारे में अच्छे से गाइड करती हूँ, क्योंकि इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबकी बॉडीज अलग हैं, सबके पैरामीटर्स अलग हैं. राइट। इट्स वही वही होता इम्पोर्टेंट है। कि डाइटिशियन ही आपको अच्छे से बता सके, या जो क्वालिफाइड होती हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने में, तो काफी हेल्प मिलती है उनसे, मैक्सिमम चीजें उससे सही हो जाती हैं. तो मैं आप डेफिनेटली आपको गाइड करती हूँ. आई रिसीव्ड योर मैम. नंबर and we'll ओके. like guide you after the session. Okay, ma'am, and kindly share my number with Deepak sir and Dinesh sir as well, so that I can connect with them. Yeah, definitely. I'll share it with both of them. Okay, okay, ma'am. Thank you. Thanks a lot, Okay. ma'am. And thank you, sir. Yeah. Yeah. So thank you so much once again, everybody. And हमारा अभी टाइम भी एक्सीड हो गया. जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन. दिनेश जी, आपके लिए क्वेश्चन है दैट आप किसी का नेम बता रहे थे जिन्होंने वीडियोस बनाई थी आफ्टर हिज फादर्स डेथ. तो कोई पूछ रहा है दैट वो नेम क्या था उनका, डाइट रिलेटेड वीडियोस. अच्छा, हाँ, गुरुमान यूट्यूब पे है। अगर गुरुमान लिखोगे तो आपको आता है, वो सेलिब्रिटी है यूट्यूब, लाइक फिटनेस में, बॉडी बिल्डिंग में। तो उनके डैड को हुआ था कैंसर, तो उन्होंने फिर एक वीडियो बनाया था कि वो क्यों पॉज लिया था उन्होंने, और फिर उन्होंने स्टडी किया था सारी चीजें कैंसर रिलेटेड, क्योंकि वो खुद बोल रहे थे कि वो खुद इतने बड़े फिटनेस है, बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताया, बट कैंसर के बारे में नहीं पता।
क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो सेल्यूलर लेवल पे है। तो उन्होंने फिर उसकी स्टडी की एंड लकीली जो उनका स्टेज 4 उनके डैड का कैंसर था, उन्होंने खुद स्टडी करके उनकी डैड की लाइफ की स्पैन बढ़ा दी, बट फिर भी बच नहीं पाए। तो उन्होंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया था कि लाइक कैंसर में क्या-क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप इधर भी लिख रहा लिखोगे हूँ, इधर भी। गुरुमान तो आ जाएगा पूरा का पूरा। गुरुमान कैंसर भी लिखोगे तो भी आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। जी जी, थैंक यू सो मच दिनेश जी, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच दीपक जी एंड बाकी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया, एंड आपने इतनी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन शेयर करी। अभी लास्ट का हमारा जो पूरा कन्वर्सेशन हुआ, इट वाज वेरी मच हेल्पफुल, वेरी मच इंसाइटफुल, एंड आपकी पूरी जर्नी सुन के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेक केयर, एंड मैं होप करती हूँ कि अगले सेशन में भी सब लोग ज्वाइन करेंगे एंड वी विल बी लर्निंग अबाउट anybody else's journey. So thank you so much everyone. Take care.